अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पनामा केस तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बात में कामयाब हो गई, और वो ये कि जब शरीफ खानदान के वकला अपने दलाइल पेश करेंगे तो उन्हें एक और सवाल का जवाब देना होगा। एक और सवाल पैदा कर दिया गया है जिसके जवाब की जो जिम्मेदारी है वो शरीफ खानदान के वकला पर डाल दी गई है। मगर कल एक और अहम जवाब तहरीक इंसाफ ने देना है कि क्या वो हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट कराना चाहती है, क्या अदालत में पनामा केस का हिस्सा उसे बनाना चाहती है, और अगर बनाया तो फिर जो तहरीक इंसाफ की उम्मीद है कि फैसला जल्दी आए वो जल्दी आ पाएगा। हुदैबिया पेपर मिल केस जो खत्म हो गया वैसे, मगर अगर वो री इन्वेस्टिगेट होता है तो साल हर साल जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, क्या एक दफा फिर तहरीक इंसाफ यह फैसला करेगी? नए बेंच के सामने अब तक 4 समातें हो चुकी। इन 4 समातों में ही जजेस की तरफ से कई सवालात उठाए गए जिनके जवाब तहरीक इंसाफ को और शरीफ खानदान को देना होंगे। आज की समात में हुदैबिया पेपर मिल केस में इसहाक डार का हलफनामा जेरे बहस आया और इस हवाले से अहम अदालती रिमार्क सामने आए, और ये केस भी पनामा लीक्स के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। मगर फैसला तहरीक इंसाफ और आला अदलिया ने करना है। मगर फैसला जो भी हो, आज अदालती रिमार्क्स के तहत ये जरूर नजर आया कि शरीफ खानदान के वकला को जवाब उन $34 मिलियन का भी देना होगा जो सेटलमेंट हुई थी। मगर इससे पनामा केस क्या मुतासिर होगा? फैसला तहरीक इंसाफ और अदालत ने करना है। मगर आज की अदालती कार्रवाई पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि यह केस है क्या। मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस दायर किया गया, और ये रेफरेंस मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार के लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ के बाद फाइल किया गया, जिसमें उन्होंने ये माना कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। 20 मई 2000 को इसहाक डार ने एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया जिसमें ये बात तस्लीम की। फिर नैब के रेफरेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया क्योंकि 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर में इस केस को दोबारा शुरू किया गया था 12 साल बाद। और जो इसहाक डार साहब फिर ये कहते रहे कि जो हालात थे, जो वाकयात थे, वो सबके सामने हैं, दबाव के तहत वो बयानात लिए गए थे। फिर 2 रुकनी बेंच के इख्तिलाफ के बाद 11 मार्च 2014 को रेफरी जज ने फैसला सुनाया कि मजीद तहकीकात की इस केस में जरूरत नहीं, और फिर नैब की तरफ से अदालत के इस फैसले को आला अदलिया में चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए तहरीक इंसाफ चाहती है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए, जरूरत नहीं, तो नैब ने इसे आला अदलिया में चैलेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बात आज तहरीक इंसाफ ने उठाई। आज भी डार साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खुद इमरान खान साहब इन केसेस के हवाले से, उन हालात वाकयात के हवाले से हमारे हक में बयान देते रहे। वो डाक कह रहा है, मुझे वो थोड़ा सा, मैं जब यो याद आता तो इमोशनल हो जाता हूं। और इमरान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो उन हालात में, वो आपके पास सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एफिडेविट एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आज पिटिशनर है जिसने ये 10 नंबर पे मुझे डाला है, कह रहे हैं कि खान साहब तो खुद कहते थे कि वो जो हालात थे, जो डाक एरा है, जो मुशर्रफ का जमाना है, उसमें जो बातें की गई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ कल अदालत को कहेगी कि इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, डार साहब से दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसे पनामा का हिस्सा बनाया जाए? इसके अलावा आज की समात में मरियम नवाज शरीफ की किफालत, लंदन फ्लैट्स की ट्रस्ट डीड पर दलाइल दिए गए, और इसके अलावा नैब की कारकर्दगी पर भी बहस हुई जो कि इस केस के हवाले से है, और अहम सवाल और अहम रिमार्क्स भी सामने आए। आज भी अदालत के बाहर दोनों फरीकों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए, इल्जाम आयद किए गए, मगर दोनों ही फरीक अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतमईन और पुरुमीद है, और साथ ही एक दूसरे पर शवाहिद पेश न करने का इल्जाम भी दोहरा रहे हैं। पनामा केस की 4थी समात के आगाज में ही तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने वाजे किया कि वो अदालत का बहुत वक्त ले चुके, आज ही दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। मगर आज के दिन भी तहरीक इंसाफ के दलाइल मुकम्मल ना हुए, और अदालत ने भी वाजे किया कि उन्हें जल्दी नहीं है। आज अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील ने हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस का मामला उठाया, अदालत से इस्तदा की कि चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस केस में पेश किया गया वजीर खजाना इसहाक डार का हलफनामा बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया है। जो पैसा मनी लॉन्डर किया गया, इससे लंदन में जायदाद खरीदी गई। नईम बुखारी ने कहा कि क्या पता यहां से रकम हुंडी के जरिए जाती हो और लीगल चैनल से वापस आ जाती हो। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमें मुतमईन करें, मीडिया को नहीं। बुखारी साहब, आपसे 16 सवालात किए, उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। आप पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं या कुछ और? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तहकीकाती इदारे ने सारे मामले को क्यों नहीं देखा? आपको केस खत्म करने की जल्दी क्या है बुखारी साहब? अदालत जब तक मुतमईन नहीं होगी तब तक आपको जाने नहीं देंगे।
तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से चेयरमैन नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए। समाअत के दौरान नईम बुखारी ने कहा कि चेयरमैन नैब को अदालत बुलाए और पूछे कि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस में अपील क्यों नहीं की। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि चेयरमैन नैब को अपील दायर न करने की वजाहत करना होगी। अगर नैब ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो आर्टिकल 187 187 के तहत बराह रास्त अहकामात जारी कर सकते हैं। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि अब तक हुदैबिया पेपर मिल्स के इल्जामात मौजूद हैं। हम नैब को हुक्म देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। क्यों ना चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कराएं। बुखारी साहब, पहले आपने मुकदमे में लंदन फ्लैट्स के बारे में बात की, अब छलांग लगाकर इसाक डार के एतराफी बयान की तरफ चले गए हैं। अगर हम हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा भेज दें तो फिर आर्टिकल 184 के तहत मुकदमे का फैसला नहीं कर सकते। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि हुदैबिया केस को अलग करें या साथ चलें। आप चाहें तो इस केस में चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दें। अगर वो मंजूर नहीं करता तो अदालत से रुजू करें और कल बताएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर पनामा केस को हुदैबिया केस के साथ लिंक करते हैं तो फिर मुकदमे की तस्वीर वाजे नहीं होगी। यानी अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो ये केस एक बार फिर से खुल सकता है, मगर अदालत यह भी वाजे कर चुकी है कि अगर पनामा और हुदैबिया केस को जोड़ा गया तो मुकदमा गैर वाजे हो सकता है। तहरीक इंसाफ इस पर कल जवाब देगी, लेकिन हम बाबर रहमान साहब से आज पूछेंगे कि फैसला क्या है। बात सिर्फ पनामा तक महदूद रहेगी या हुदैबिया पेपर मिल तक आगे जाएगी। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने मरियम हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई ट्रस्ट डीड पर भी बात की। नईम बुखारी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में हुसैन और मरियम नवाज के दरमियान ट्रस्ट डीड हुई। वो ट्रस्ट डीड पर सवाल उठाते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि क्या हुसैन नवाज की बेनिफिशियल मालिक होने की दस्तावेज मौजूद है। नईम बुखारी ने कहा कि ट्रस्ट डीड और कतरी खत के अलावा कुछ नहीं। ट्रस्ट डीड की तस्दीक 7 नवंबर 2011 को की गई। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि दस्तखत का मामला दोनों फरीकैन के दरमियान मुतनाज़िर नहीं। नईम बुखारी ने कहा कि मेरा इख्तिलाफ दस्तखत से नहीं उसकी तहरीर से है। ट्रस्ट डीड असल नहीं बल्कि मुकदमे में सहूलत के लिए बाद में तैयार की गई। कतरी खत को अगर अदालत मुस्तरद करती है तो हुसैन नवाज की जायदाद से मिल्कियत का दावा खत्म हो जाएगा। यानी आज भी नईम बुखारी साहब ने यही इस्तदा की कि कतरी खत को झूठा समझकर मुस्तरद कर दिया जाए। कतरी खत को मुस्तरद करने की इस्तदा पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि फिलहाल कतरी खत को मुस्तरद नहीं कर सकते। हमने बैल को सींगों से पकड़ना है। शरीफ खानदान के कागजात नामुकम्मल हैं। शरीफ खानदान ने बहुत सी दस्तावेज जमा नहीं कराई। इनके वकला को बहुत से मामलात का जवाब देना होगा। ऑफशोर कंपनियों का बेयरर सर्टिफिकेट जिसके पास हो वही मालिक होता है। अगर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के पास है तो वो बतौर मालिक ट्रस्ट डीड कर सकता है। कतरी खत को निकाल दें तो खला पैदा हो जाता है। जिस फरीक ने जो दस्तावेजात जमा कराए हैं उसका जवाब देगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें अगर कतरियों की थी तो मनी ट्रेल शरीफ खानदान कैसे दे सकता है। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि अगर जायदादें कतरी हैं तो पैसे की मुंतकली का सवाल ही खत्म हो जाता है। जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि तमाम कारोबार मियां शरीफ करते हैं तो क्या उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि मनी ट्रेल दें। नईम बुखारी ने कहा कि बड़े मियां साहब के पास कतर के लिए सरमाया था ही नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने पैसा बाहर भिजवाया। लगता है पीर की सुबह सही से काम नहीं कर पाया आप अपनी फॉर्म में वापस आए बुखारी साहब। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि दुबई, कतर और लंदन का तमाम सरमाया 2004 तक मियां शरीफ का था। नईम बुखारी ने कहा कि 1997 में मरियम नवाज और हुसैन नवाज हुदैबिया पेपर मिल्स में डायरेक्टर थे। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल अल तौफीक केस में मरियम और हुसैन फरीक ही नहीं थे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि 34 मिलियन का कर्ज कैसे अदा हुआ ये दूसरे फरीक को बताने दें। यानी एक और सवाल जिसका हम बात कर रहे थे वो ये सवाल है कि 34 बिलियन डॉलर्स का कर्ज कैसे अदा हुआ ये शरीफ खानदान बताए। ये एक और सवाल आज तहरीक इंसाफ खड़ा करने में कामयाब हुई। मगर क्या तहरीक इंसाफ कल चाहेगी कि बाकायदा तौर पर हुदैबिया पेपर मिल केस भी हिस्सा बने? ये जवाब कल तहरीक इंसाफ देगी। मरियम के ज़ेर किफालत होने को साबित करने का काफी मवाद मौजूद है, ये भी नईम बुखारी साहब ने कहा। मरियम नवाज वजीर आजम के ज़ेर किफालत हैं। उन्होंने गोशवारों में काबिल टैक्स आमदनी सिफर जाहिर की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तो 2013 से पहले टैक्स नंबर ही नहीं था। जैसे एजाजुल हसन ने पूछा कि मरियम को मिलने वाले तहाइफ का जिक्र टैक्स गोशवारों में मौजूद है। नईम बुखारी ने कहा कि कैप्टन सफदर ने 2010 से लेकर 2013 तक इनकम टैक्स ही नहीं दिया। जिसे एजाजुल हसन ने कहा कि आमदनी और काबिल टैक्स आमदनी में फर्क होता है। नईम बुखारी ने कहा कि जिसकी आमदनी ही सिफर हो वो बीवी की किफालत कैसे कर सकता है। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान आइन के आर्टिकल 62-63 पर भी बात हुई और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वजीर आजम ने कौम से झूठ बोला, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। जस्टिस अजमत सईद ने कहा
कि 62-63 पर वजीर आजम पर ही नहीं बल्कि अरकान पार्लियामेंट पर भी लागू होता है, और ये आर्टिकल नई बुखारी के मौक्कल पर भी लागू हो सकता है। अगर 62-63 लगाते हैं तो मुल्क में बचेगा कौन? जैसे आसिफ सईद खोसा ने कहा, इसलिए इस मुकदमे को सुन रहे हैं कि कहीं ये सबको ना ले डूबे। अगर यही है तो पार्लियामेंट में सिर्फ सिराजुल हक ही बचेंगे और कोई नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसा फैसला दें जो बेहतरीन नजीर साबित हो। जाहिर है ये बात हो रही थी आर्टिकल 62-63 के हवाले से। बाबर इवान साहब हमारे साथ मौजूद। क्या बाकायदा तौर पर हुदैबिया पेपर मिल केस को री इन्वेस्टिगेट करने की तहरीक इंसाफ कल बात करेगी और पनामा का हिस्सा बनाएगी? और क्या अगर मामला बढ़ गया तो तहरीक इंसाफ जो उम्मीद कर रही है कि इसका फैसला जल्दी आएगा, ये उनके लिए बेहतर होगा? बाबर इवान साहब बहुत शुक्रिया। कतरी खत हो या फिर ट्रस्ट डीड, अब मामला आगे बढ़ा रही है तहरीक इंसाफ हुदैबिया पेपर मिल तक। सवाल तो पैदा हो गया शरीफ खानदान के लिए, मगर कल क्या आप इसको दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इसको पनामा का हिस्सा बनाने की बात करेगी तहरीक इंसाफ, जिससे मामला बढ़ भी सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वेरी एप्टली एंड वेरी राइटली राइट इन द बिगिनिंग ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन यानी पसे दीवार नहीं देखेंगे और नामालूम मुकामात की तरफ हम केस को नहीं ले जाने देंगे। मेरा ख्याल है कि आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनका मतलब हमें ये तवज्जो दिलाना था कि जो हमने पहले कहा था उससे बाहर मामला नहीं जाएगा। सो एसेंशियली ये मुकदमा पनामा से मुतल्लिका है और पनामा की हद तक ही रहेगा। बाकी जो सपोर्टिव और कोरॉबरेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन आई है और मुझे उम्मीद है कि कल ये डिस्पेल हो जाएगा इंप्रेशन, इसलिए कि कल ज्यादातर लीगल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इस इंप्रेशन की एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि दोबारा ज्यादातर रेपिटेटिव आर्ग्यूमेंट्स वही बातें दोहराई जा रही हैं जो पहले की गई थी, इसलिए कि नए जज साहब शामिल हुए और बेंच तब्दील हुआ एक जज साहब की हद। मतलब यानी कि इसको मुकदमे ना बढ़े, फैसला जल्दी हो, इसलिए कल के जो आर्गुमेंट होंगे वो पनामा स्पेसिफिक ही होंगे। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि ये हुदैबिया पेपर मिल को री इन्वेस्टिगेट करने की बात करे और पनामा के साथ कनेक्ट करने की बात करे। जी, हम शुरू से केस ही यही है ना जी, जो पिटीशन है वो यही है, जो उसके अंदर प्रेयर्स हैं वो यही हैं, आर्ग्यूमेंट सारे के सारे यही हैं, लेकिन जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो अदालत का पर्सपेक्टिव उसके सामने बयान करने के लिए रखी जाती हैं ताकि माहौल ये लगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ हम मामले को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई और अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं ये कह देता हूं कि जो सदर साहब ने नया ऑर्डिनेंस दिया है उसकी आमद के बाद अब ये मामला दोबारा खुल भी सकता है। मैं इस केस में नहीं खोलने की बात कर रहा, जनरली स्पीकिंग ये खुल सकता है इसलिए कि 1985 से एहतसाब शुरू होता है और उन्होंने कहा है कि जनाब तफ्तीशी इदारों को इजाजत नहीं है कि वो इस बेईमानी, उन्होंने कहा है कि प्ली बार्गेन बेईमानी है, इसको वो छोड़ दें और अदालत जो है ट्रायल कोर्ट उसको कहते हैं बेईमानी वो करना शुरू कर दे। इसलिए इसाक डार साहब की हद तक जो डेविड का आप इशारा दे रहे हैं उस हद तक तो केस खोला जा सकता है। तो साथ में बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जाहिर है बहुत सारे सवालात खड़ा करने में कामयाब हुई है नून लीग के लिए, जो कि उनके वकला को जवाब देने हैं, मगर बहुत सारे सवालात खुद तहरीक इंसाफ से के वकील से जो पैदा हुए वो कोई जवाब नहीं दे सके। ये कहना कि जी कतरी खत झूठा है ये साबित करे नून लीग के सच्चा है, मगर झूठा क्यों है ये सवाल का जवाब नहीं दे सके। ट्रस्ट डीड झूठी है साबित करे नून लीग के सच्ची है, मगर क्यों झूठी है ये साबित नहीं कर सके नईम बुखारी साहब। और आज भी जज साहब ने उनसे कहा कि हमने आपके सामने 16 सवाल रखे और आप किसी का भी जवाब नहीं दे सके। तो तहरीक इंसाफ सवाल जरूर खड़ा करने में कामयाब हुई है, मगर कुछ भी झूठा करने में, साबित करने में नहीं कामयाब हुई है अभी तक। देखिए, मैं जो फाजिल जज साहिबान का अपना प्रेरोगेटिव है सवाल पूछना उसके बारे में ऑब्जर्वेशन देना वो उन्हीं तक महदूद है। मैं आपके सवाल का जो पिथ, सब्सटेंस और एसेंस है उसकी तरफ जाता हूं। पहली बात यह है कि जब ये कहा जाता है कि कतरी शहजादा झूठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा दिन झूठ बोलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे जिनका जिक्र ही किसी जगह पे नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में कतरी शहजादा आ गया, उसने कहा जी पैसे तो हमने दिए हुए थे। जाहिर है वो इन हालात में वो झूठा है मखसूस इस केस की हद तक। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि ट्रस्ट डीड की बात, तो फिर हमें सना बुच्चा का इंटरव्यू याद आ जाता है जिसमें मरियम नवाज साहिबा कहती है मेरे तो पाकिस्तान में ही कुछ नहीं है तो बाहर क्या है, और उसके भाई कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा है और इसकी जो इसको होल्ड करती हैं वो मेरी हमशीरा मोहतरमा उनकी एक ही है। इसका और कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। मगर मसला ये कि सबका जो आप कह रहे हैं कि सब झूठ है, उसको वो झूठ नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने यूके का कोई कानून नहीं तोड़ा। एक ट्रस्ट डीड थी, ना मिनरवा को बताने के पाबंद थे, ना भी दूसरे
दूसरी कंपनीज को बताने के पाबंद थे, हमने नहीं बताया, आज हम अदालत को बता रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्लियामेंट की तकरीर थी उसमें उनके सीईओ कह के गए हमारे शो में कि हमारे पास बाकी सबूत मौजूद है, पार्लियामेंट पे जो फ्लोर पर जो मुनासिब समझा वो बता दिया, जो मुनासिब फोरम है उस पर बता देंगे, तो अदालत के सामने बता देंगे। जिसको आप झूठ कहते हैं वो कहते हैं वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की हमने छुपाकर, तो उसे झूठ साबित करना क्या इसलिए लाजमी नहीं था कि यही झूठ साबित कर देते आप लोग? आपने तो बड़ा सीधा कर दिया मामला। जिस तरह आपने एक पिछड़ा वो पाशा का तमाशा मैंने उसको कहा था, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया वो जो आपका इंटरव्यू था मेरे साथ और उनके जो कारोबारी मामलात के इंचार्ज थे। हर आदमी नई बात कर रहा है, तो अब उनके पास मौका आ गया। नवाज शरीफ साहब उस वक्त अगर भूल गए थे अपने किसी ब्रीफ केस में जो बाहर पड़ा हुआ था, सारे पेपर्स आप एक एक करके निकाल के ला रहे, तो अब उनके पास मौका आ गया। दे कैन टेल ये मेरी आमदनी का जरिया है, ये उसका बैंक अकाउंट है जिसमें मैंने सारे पैसे भेजे हुए हैं और यहां से गए और इस तरीके से गए। और फिर वो ये भी बताएंगे कि शरीयत में कहां इजाजत है कि दादा कहेगा कि एक मखसूस पोते को, पोती बेचारी जो औरतें मैं समझता हूं बादशाह हो तो तब भी कई एतबार से उस सिनफे नाजुक होती हैं, उसको भी महरूम कर दिया गया। और जो भाई हैं और उनकी तो साहबजादियां भी गालिबन कोई एक दो थी, उनको भी महरूम कर दिया गया। ये सारी चीजें रिकंसाइल करना पड़ेंगी उनको। मेरे ख्याल में जो इस मुकदमे का असल पहलू है वो अब शुरू होगा, इसलिए कि कुछ पेपर्स ऐसे थे जिनके बारे में अकरम शेख साहब ये कह के गए थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किए हैं और मेरे दफ्तर में पड़े हुए हैं, मैं पेश करने लगा हूं। अब वो पेपर सामने आ रहे हैं। मुझे आज की मेरी खबर ये कि अब वो पेपर सामने आ रहे हैं। जब वो पेपर सामने आएंगे तो आप देखेंगे उसमें से एक और पाशा का तमाशा ना निकला तो मुझसे गिला कर लीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया। बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुरुस्त कह रहे हैं, जब पाशा साहब ने इंटरव्यू दिया उस दिन बाबर रहमान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा उन्होंने और सवाल पैदा कर दिए हैं और वो सवालात अदालत में पैदा भी हो गए हैं और जवाबात भी देने होंगे जो कुछ पाशा साहब ने दावा किया था। तो जहां जजिस के सवालात का जवाब तहरीक इंसाफ नहीं दे पा रही, उसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ शरीफ खानदान के लिए सवालात भी नहीं पैदा कर रही। बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं जिनका जो जवाबात हैं उनकी जिम्मेदारी जजिस ने जरूर डाल दी है शरीफ खानदान के वकला पर। अगर कोई चीज झूठी नहीं साबित कर पा रही तो ऐसा नहीं है कि सच साबित करने की जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ नहीं डालने में कामयाब हुई है शरीफ खानदान के वकला पर। बट शरीफ खानदान के वकला कहते रहे हैं, सीईओ कहते रहे हैं कि सबूत मौजूद है, तो देखना होगा जैसे ही नहीं बुखारी साहब आर्गुमेंट मुकम्मल करते हैं वो सबूत देंगे या नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक खबर सामने आई राहिल शरीफ साहब के हवाले से और वो खबर अब सेनेट से लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बना रही है। राहिल शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है, क्या उनका फैसला दुरुस्त, क्या पाकिस्तान के किसी भी साबिक आर्मी चीफ या साबिक DGI को कोई भी पोजीशन लेनी चाहिए और एक ऐसी पोजीशन जिससे खारजा पॉलिसी पर और अंदरूनी पॉलिसी पर सवाल पैदा हो जाए। तफसील से इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब बात जनरल राहिल शरीफ की, जो रिटायरमेंट के बाद से मुसलसल खबरों में है। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को दहशत गर्दी के खिलाफ 39 मुमालिक के फौजी इत्तेहाद का सरबराह बना दिया गया है। जब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है, इस पर बहस हो रही है, तनकीद हो रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं और आज चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने भी इस मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। चेयरमैन सेनेट ने कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ब्रीफिंग तलब कर ली है। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ के इस्लामी इत्तेहादी फोर्स का सरबराह बनने का मामला निहायत हसास है। चेयरमैन सेनेट ने सवाल उठाया कि ऐवान को बताया जाए किन रूल्स के तहत रिटायर्ड अफसर मुलाजमत ले सकता है। क्या राहिल शरीफ ने ऐसा करने से कबल इजाजत ली? क्या राहिल शरीफ को कोई NOC जारी हुआ? चेयरमैन सेनेट ने पूछा कि NOC जारी हुआ तो किसने जारी किया? क्या राहिल शरीफ की तैनाती पर वफाकी हुकूमत को एतमाद में लिया गया? मुशीर खारजा ऐवान को खारजा पॉलिसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मौक़िफ़ की रोशनी में बताएं इस तैनाती के क्या मुज़म्मरात होंगे। चेयरमैन सेनेट ने वो सवालात उठाए हैं जिनका जिक्र कई दिनों से हो रहा है। अखबारात में कॉलम तहरीर किए जा रहे हैं, TV टॉक शोज में साबिक आर्मी चीफ की तैनाती पर सवालात उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि यह बदकिस्मती है कि राहिल शरीफ ने उस मिलिट्री अलायंस की सरबराही कबूल की जिसके बारे में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। और अब सेनेट में भी सवालात सामने आ रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ के इस्लामी इत्तेहादी फौज का सरबराह बनाए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है। ये वही फौजी इत्तेहाद है जो यमन की जंग के बाद कायम किया गया और इसमें शमूलियत के मामले पर न सिर्फ खित्ते बल्कि मुल्क में भी इख्तिलाफ सामने आया। ये वही फौजी इत्तेहाद है जिस हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि यमन में
जो जंग है उसके हवाले से पाकिस्तान की सपोर्ट भी चाहिए, दूसरे ममालिक की सपोर्ट भी चाहिए, और ये वही फौजी इत्तेहाद है जिसके लिए ये तासुर उभरा कि ये ईरान के खिलाफ भी हो सकता है, सीरिया में के खिलाफ भी हो सकता है, और एक इसेंशली शायद इस्लामी इत्तेहाद ना हो और कहीं एक फिरके को ना रिप्रेजेंट करता हो। अहम बात यह है कि जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट से पहले ही ये खबरें सामने आई कि फौज की कमान से हटने के बाद आर्मी चीफ फौजी इत्तेहाद के सरबराह बना दिए जाएंगे, और फिर यही हुआ। रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों बाद साबिक आर्मी चीफ को फौजी इत्तेहाद का सरबराह बना दिया गया, वजीर दिफा कहते हैं। 29 नवंबर को जनरल राहील शरीफ फौज से रिटायर हुए और अब एक माह बाद वजीर दिफा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ इस वक्त भी सऊदी अरब में है। पिछले हफ्ते जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ किया कि इस हवाले से मुआहिदे को चंद रोज पहले हतमी शक्ल दी गई, लेकिन उनके इस बयान के बाद कंफ्यूजन इस मामले पर उसी तरीके से है जितनी कंफ्यूज इन मामलों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नजर आती है, क्योंकि इस मुआहिदे के हवाले से ज्यादा तफसीलात खुद वजीर दिफा को मालूम नहीं। राहील शरीफ साहब का जिक्र आया तो उन्होंने सऊदी अलायंस के वो अब कप्तान बन गए, उनको ओहदा मिल गया है। आप हुकूमत से पूछ क्यों नहीं की? मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता। मैं ये परसों तरसों ये चीज़ फाइनलाइज हुई है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन फाइनलाइज आपके यहाँ हुई है, उनके यहाँ हुई है? नहीं, डेफिनेटली हमारी हुकूमत की जो है उसमें ये मंशा से हुई है? मंशा शामिल होगी, वो इंडिपेंडेंटली तो जाके एक, और आपको मिनिस्टर ज़ाहिर है उसका इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे तो एम्बेसडर भी जीएचक्यू नॉमिनेट कर रहा है, जीएचक्यू ने ओके किया होगा। ये सारी क्लियरेंस होती है बकायदा, उसके बगैर नहीं हो सकती। डेफिनेटली होगी, लाजमी नहीं कह रहे थे कि ऐसा ही है, होगी हुकूमत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बात के बाद तासुर था कि शायद साबिक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुकूमत को एतमाद मिल गया है, लेकिन जिस प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ने यह दावा किया था उसी प्रोग्राम में अगले दिन यानी कल वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की बतौर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के सरबराह के हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। ये जनरल राहील शरीफ का जाती फैसला है। क्या जनरल राहील शरीफ का इस अलायंस की सरबराही का मामला वजीर आजम की मंशा से हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ये जो उन्होंने फैसला किया है ये उन्होंने इनफरादी तौर पे फैसला किया है। ही इज़ अ रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, और उस मुताबिकत से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने फैसला किया है। इस पर आपको कोई तशवीश भी नहीं है कैसा हो गया? नहीं, कोई तशवीश नहीं जी, उनकी अपनी है, क्योंकि ये हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है ना। इससे कोई ये तो फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा किसी भी इल्हाक के अंदर, किसी भी अलायंस के अंदर। वो फैसला तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर हो चुका है और उसके ऊपर हुकूमत कायम है, और उसी तरह हम उसको अपनी पॉलिसी के यहाँ से उनको ये टास्क दिया जाए कि यहाँ से रिटायर्ड लोगों की पर बुनियाद करके एक ब्रिगेड उन्होंने बनानी है, रिक्रूटमेंट करनी है, क्योंकि पहले ये हो चुका है, रिटायर्ड लोगों को रिक्रूट करते रहे, उस पर भी कोई तशवीश नहीं होगी आपको? अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर कोई असरात, किसी भी किस्म का असरात नहीं, किसी भी किस्म का असर आएगा, तो उसको बड़े भरपूर अंदाज में इवेल्युएट किया जाएगा और जो मुनासिब फोरम है वहाँ पे लाया जाएगा। जो चीज़ें फ़ौज ने सेटल करनी है वो फ़ौज करेगी, जो वजारत दिफा ने करनी है वो करेगी, और जो पार्लियामेंट ने करनी है वो पार्लियामेंट करेगी। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन सिर्फ यहीं तक है तो ऐसा नहीं है। एक और वजीर साहब की तरफ से बयान दिया गया, इस हवाले से हुकूमत की पोजीशन क्या है ये हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान से वाजे हो रहा है। कितना राहील शरीफ साहब ने एतमाद में लिया है, कितना हुकूमत को पता है, वाजे हो रहा है। अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का एक टीवी इंटरव्यू में कहना था कि साबिक आर्मी चीफ का बतौर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के सरबराह तैनाती का फैसला नहीं हुआ। वजीर खजाना का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। जब भी इस तरह की बात होगी वो जरूर हुकूमत को एतमाद में लेंगे, यानी अभी तक नहीं लिया और फैसला भी नहीं हुआ, बात होगी एतमाद में लेंगे। खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर अलग किस्म की छप चुकी हैं, सब कुछ वाजे हो चुका है, इसको मुस्लिम नेटो इत्तेहाद तक कह दिया गया है। मगर वजीर खजाना ये कह रहे हैं मज़कूरा फौजी इत्तेहाद की बात की जाए तो यमन में सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज के हमलों के बाद 15 दिसंबर 2015 को दहशतगर्दी से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत में 34 इस्लामी ममालिक का एक फौजी इत्तेहाद बनाने का ऐलान हुआ। बाद में अराकीन की तादाद बढ़कर 39 हो गई। इस इत्तेहाद में ईरान, शाम और इराक को शामिल नहीं किया गया, और इस इत्तेहाद के क़याम पर हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की तरफ से सख्त तनकीद भी की गई। मुल्क में भी सियासी क़यादत ने तनकीद की कि पाकिस्तान को इस मामले से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान के इस इत्तेहाद में शमूलियत के बाद पाकिस्तान ने हैरानी का इजहार किया।
उस वक्त सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना था कि उन्हें यह पढ़कर हैरानी हुई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया है। एजाज चौधरी का उस वक्त कहना था कि उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर से कहा है कि इसकी तफसीलात हासिल की जाएं। 16 दिसंबर 2015 को दफ्तर खारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ 34 मुमालिक के इत्तेहाद का खैर मकदम करता है। हम इंतजार करेंगे कि इसकी मजीद तफसीलात सामने आए ताकि पाकिस्तान फैसला करे कि वो किस हद तक इसमें शामिल हो सकता है। ये सब उसके बाद हो रहा था जब पाकिस्तान का झंडा इस इत्तेहाद की जो तस्वीर आई उसमें मौजूद था, जो पाकिस्तान के हवाले से खबर दुनिया भर में मौजूद थी कि वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। तो हमारा जो दफ्तर खारजा है वो वाज़ेह बात नहीं बता रहा था, इस हद तक बात कर रहा था। पाकिस्तान जो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, इस इत्तेहाद के मकासद क्या हैं, इस हवाले से अब तक वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं है। दफ्तर खारजा से आप बात करें, ऑन द रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं। वजीर दिफा, वजीर खजाना और तर्जुमान वजीर आजम अलग अलग बात कर रहे हैं कि राहील शरीफ साहब इस इत्तेहाद के सरबराह हैं या नहीं, फैसला हो गया है या नहीं, एतमाद में ले लिया है या आकर लेंगे या नहीं लेंगे, GHQ को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया, कोई वाज़ेह तौर पर बताने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी खबर के बाद जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में मौजूद है। पाकिस्तान के सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी खत्म कराने के लिए भी फाल रहा है। पिछले दिनों वजीर आजम ने दोनों मुल्कों का दौरा किया था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तनाव दूर करने के लिए सऊदी क़यादत से भी मिली और फिर ईरानी क़यादत से भी मुलाकात की गई। फिर यह खबर आई और अब समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान जो खित्ते में अमन के लिए कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात को कम करने की कोशिश करता रहा है, अब जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के इस ओहदे पर आने के बाद से पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन क्या मुतासिर नहीं होगी? क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेगा तो भी मुतासिर नहीं होगी? पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर गामजन था, चाहे शाम की जंग हो, चाहे इराक के वाकयात हो, चाहे यमन के मामलात हो, चाहे ईरान और सऊदी अरब के आपस के मामलात हो, जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी कि अब जनरल राहील शरीफ के इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह बनने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीनियर तजियाकार कॉलम निगाह जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। तो साहब पार्लियामेंट एक फैसला करे, असद उमर साहब ने सवाल से ट्वीट भी किया कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यह मामला हो, मगर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह नजर नहीं आती। उन्हें एतमाद में लिया गया, नहीं लिया गया, पोजीशन उन्होंने ले लिया राहील शरीफ साहब ने या नहीं ली। आपके ख्याल में राहील शरीफ साहब को खुद भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए? अचानक एक पार्लियामेंट की एक पोजीशन हो और इत्तेहाद के हवाले से एक अलग पोजीशन नजर आए? नहीं, देखिए ठीक तो नहीं हुआ। बात यह है कि ये यकीनी बात ये आपकी सही है कि जो है ये पार्लियामेंट का एक फैसला था और खास तौर पे जब यमन में पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि यमन में सऊदी अरेबिया की मदद के लिए फौज भेजे, तो एक बहुत साफ फैसला किया गया था पार्लियामेंट में कि ये जो है हम किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद जो है अगर ये फैसला किया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत फैसला था और मैं समझता हूं कि ये फर्द वाहिद का फैसला होना भी नहीं चाहिए। एक है कि जो अगर ये हुकूमत ये कहती है कि भाई कि राहील शरीफ ने जो फैसला कर लिया था और हमने जो है उसको एनओसी दे दिया, तो गलत बात है, क्योंकि ये इसका बराह रास्त ताल्लुक इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत है। और यही बात आती है कि इस किस्म का जो हुकूमत का एक लिहाज से पूरा एक तरीकाकार रहा है कि हर चीज को इबाम में रखते हैं। आपको याद होगा कि जब ऐलान किया था सऊदी अरेबिया ने कि ये जो है मुस्लिम इत्तेहाद फौज बन रही है वो 34 मुल्कों की, तो पहले तो ये कहा गया हमारे खारजा की तरफ से, वजारत खारजा की तरफ से, कि पाकिस्तान से कोई मशवरा नहीं किया गया। उसके बाद फिर ये हमने एक बहुत ही एक मुबहम सा एक बयान आता है कि हम जो है उसका हिस्सा बन गए हैं। तो अब मसला ये थी कि किस तरह से ये फैसले होते हैं, जबकि पार्लियामेंट ने एक वाज़ेह तौर पर अपना एक फैसला सुना दिया जिसमें हुकूमत भी शामिल थी। तो मैं समझता हूं कि ये खासी खतरनाक सूरत हाल है, इसका बराह रास्त पाकिस्तान के सूरत हाल पे भी असर पड़ेगा इसका। और सब अगर साथ में ये बताइएगा कि जब आप आर्मी चीफ रहे और पाकिस्तान की फौज के या फिर DGISI रहे, तो जाहिर है आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, आप टॉप पोजीशन पर होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो ये इतना बड़ा एजाज है कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ या DGISI बने, उसके बाद आपको चीजें भी बहुत सारी पता हो। क्या दूसरे मुल्क का कोई भी ओहदा या इस किस्म की कोई चीज लेनी चाहिए? माजी में भी खबरें आती रही हैं, आप DGISI रिटायर हुए, किसी दूसरे मुल्क गए, वहां पर एक पोजीशन ले ली, आर्मी चीफ रिटायर हुए, बाद में जाके किसी थिंक टैंक का हिस्सा बन जाना, अब आर्मी चीफ हैं, राहील शरीफ साहब रिटायर हुए, एक महीने के अंदर एक और फोर्स के सरबराह बन जाना। क्या खुद सोचना चाहिए कि आप इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद इतने एजाज है आपके पास और इतने राज भी हैं आपके पास, आपको कोई दूसरी पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए?
मेरे ख्याल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जब आर्मी चीफ होते हैं। और फिर आपकी बात सही है कि जब ISI के चीफ होते हैं तो जो है आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद होती हैं कि यकीनी तौर पे जब आप दूसरे मुल्क में जाके नौकरी करेंगे या उसकी जो भी उसकी हैसियत होगा ओहदा लेंगे, तो वो जो है कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखें, इसमें आप इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान में भी आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है किसी और मुल्क के जो है उस पे ओहदे पे गया हो, कभी हुआ ही नहीं ये। अच्छा, उसके बाद एक और बात भी आती है कि जो है ये यानी जब कहीं किसी और मुल्क में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान जिसमें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे जो है फैसले जो है इस किस्म के किए जाते हैं जो कि जिसको नहीं होने चाहिए, उस मुल्क में भी ये फैसले नहीं हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि राहिल शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि जो है क्या ये जो है खुद जो ओहदे पर रहे थे, जो लेगेसी उन्होंने उसके लिए क्या ये सही होगा कि आप ये एक ओहदा लें जिसका जो है एक कंट्रोवर्शियल, एक ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चली हुई है। बहुत शुक्रिया राहिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा लोग गुमशुदा हो रहे हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो गुमशुदा हो रहे हैं। अगर कोई जुर्म किया भी है तो कानून मौजूद है, वो कानून जो पहले ही जिस पर बड़ी तनकीद हुई, उस कानून की पासदारी ना करते हुए भी लोगों का गुमशुदा होना सवाल उठ रहा है। जरा सवाल उठाएंगे, बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब एक अहम खबर की बात करते हैं जिससे मुल्क भर में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते 4 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो फेसबुक और ट्विटर पर सरगर्म थे और फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपने पैगामात लोगों तक पहुंचाते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। ये चारों लोग लापता हो गए हैं। सलमान हैदर, वकास गोराया, अहमद रजा और आसिम सईद वो नाम हैं जो फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में काफी सरगर्म थे। फेसबुक और ट्विटर के जरिए मुसलसल आवाम से जुड़े रहने की वजह से ये चारों अफराद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों में अपनी पहचान रखते थे। ये चारों लोग अब गुमशुदा हैं, लापता हैं। इस हवाले से अहम खबर सामने आई है। इस माह मुल्क में पहली बार फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों तक तनकीदी पैगाम पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। लाहौर, ननकाना साहब और मुल्तान में होने वाली गिरफ्तारियां एक ही सिलसिले की कड़ी बताई जा रही हैं। इतलात है कि फेसबुक और ट्विटर पर सरगर्म अफराद के लापता होने वालों की तादाद 12 तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और हुकूमत पोजीशन वाजे करने को तैयार नहीं। ये तक कहने को तैयार नहीं कि किसी हुकूमती एजेंसी ने या हुकूमती इदारे ने नहीं उठाया, ये हो सकता है किडनैप हो गए हों। ये भी नहीं बताने के तैयार कि अगर उठाया तो क्यों उठाया या कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की। लापता या गिरफ्तार होने वालों के अहले खाना की जानिब से दी गई मालूमात में काफी मुमासलत पाई जाती है। समाजी कारकुन और ब्लॉगर सलमान हैदर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में पढ़ाते हैं। सलमान हैदर 6 जनवरी हुए, उनकी बाजियाबी के लिए आज कराची प्रेस क्लब के बाहर समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वालों को लापता कर दिया जाता है, जो तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक सलमान हैदर को 2 गाड़ियों में सवार अफराद ने अगवा किया। दोनों गाड़ियों ने सलमान हैदर की गाड़ी को इस्लामाबाद हाईवे पर जबरदस्ती रोका। एक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली, दूसरी गाड़ी की नंबर की कैमरों में निशानदही नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक दोनों गाड़ियों में सवार अगवाकारों की तादाद लगभग 5 थी। सलमान हैदर के भाई फैजान का कहना है कि सलमान हैदर के फोन से उनकी अहलिया को SMS आया था, जिसमें सलमान हैदर ने कहा था, यानी कि उनके फोन से आने वाले SMS ने कहा था कि अपनी कार इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर छोड़कर जा रहे हैं। सलमान अहमद के भाई के मुताबिक उनके भाई को कोई भी धमकी नहीं मिली थी। लापता होने वालों में एक नाम अहमद रजा है जो 7 जनवरी को लापता। अहमद रजा नसीर 27 साल का नौजवान है और पोलियो का मरीज है। उसके बड़े भाई के मुताबिक अहमद रजा को हफ्ते के रोज 3:40 पर गिरफ्तार किया गया। एक ब्लू हाई कैबिन कार भाई के दुकान पर आई और इसके साथ 4 से 5 कारें थी। कार से कुछ लोग आए और पूछा कि ये नंबर कौन इस्तेमाल करता है, यानी मोबाइल नंबर। अहमद रजा नसीर ने कहा कि वो इस्तेमाल करता है। उसको पकड़ कर ले जाने लगे तो बड़ा भाई ताहिर परेशान हो गया, जिस पर उन अफराद ने कहा कि परेशान ना हो, गाड़ी में साहिब बैठे हैं, उन्हें कोई बात करनी है इसलिए ले जा रहे हैं, फोन लेकर आ जाओ। अहमद रजा को गिरफ्तार करने के लिए जो लोग आए उनमें कुछ पुलिस के और कुछ सादा लिबास में थे। अहमद के बड़े भाई के मुताबिक गिरफ्तारी के दिन रात 11 से सुबह 4 बजे तक अहमद की फेसबुक आईडी ऑनलाइन थी। भाई ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उन बयानात को पढ़ा गया लेकिन जवाब नहीं आया। जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब ऑनलाइन हो या बयान पढ़ा जाए तो पता चल जाता है या तो ब्लू टिक हो जाती है या फिर सीन का मैसेज आ जाता है। अहमद नसीर के भाई का कहना है कि इसने सिक्योरिटी इदारों से राब्ता किया
लेकिन उसे अपने भाई की खबर दी। जवाब मिला कि हमारे पास अहमद रजा नहीं है। उसके भाई के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि आने वाले कौन लोग हैं। वो वक्त पड़ने पर वो फुटेज पेश करेंगे। अहमद रजा के भाई उसके जाती फेसबुक पेज के अलावा किसी भी पेज से मुताल्लिक नहीं जानते। अहमद रजा के मुताबिक वो बरतानिया का रिहायशी है और अहमद रजा के भाई उसके बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। उनका कहना है कि अहमद ने पासपोर्ट तो बनवाया था, वो मुल्क से बाहर गया या नहीं कुछ खबर नहीं। अहमद 1-2 माह के लिए घर से दूर जाता रहा है, लेकिन कहाँ गया वो इस हवाले से नहीं जानते। इतलात है कि अहमद रजा नसीर और वकास गोराया दोस्त हैं। ये लोग फेसबुक पर भैंसा के नाम से एक पेज चलाते हैं। उनके साथ इस पेज चलाने वालों में एक लड़की भी शामिल है जो इंग्लैंड में रहती है, जबकि वकास गोराया जोहर टाउन का रिहायशी था और हॉलैंड में मकीम था। वो पिछले साल नवंबर में मुल्क वापस आया था। वकास गोराया और उसका कजन आसिम सईद एक ही रोज लापता हुए और दोनों एक साथ घर से निकले थे और फिर वापस नहीं आए। उनकी अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक लोग अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार करने वाले लापता हो रहे हैं। इन लापता अफराद के घर वाले परेशान हैं। उनको कौन लेकर गया, कहाँ लेकर गया, माजी में भी ऐसी मिसालें सामने आई हैं। कराची के इलाके के रिहायशी समाजी कारकुन वाहिद बलोच 26 जुलाई 2016 को लापता हुए। वाहिद बलोच कराची सिविल अस्पताल में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर मुलाजिम थे। कहा जाता है कि वो बलोच मुसन्निफीन की किताबें और पोस्टर्स शाया करने में उनकी मदद किया करते थे। इंसानी हुकूक की तंजीमों के एहतजाज और सेमिनारों में भी बाकायदगी से शरीक होते थे। पुलिस ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया था, जबकि उनके रिश्तेदारों ने वाहिद बलोच के अगवा का इल्जाम खुफिया इदारों पर लगाया था। 2 माह बाद सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर वाहिद बलोच की गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई। 4 माह बाद वाहिद बलोच वापस अपने घर पहुंच गए। उनकी वापसी के बाद क्या कोई पुलिस FIR रजिस्टर्ड हुई? क्या पुलिस ने कोई तहकीकात की कि ये शख्स गया कहाँ था, कैसे वापस आया, उन्हें कौन लेकर गया था, कहाँ लेकर गया था, क्यों लेकर गया था? इस हवाले से ना कोई पेशरफ्त हुई, ना ही कोई सवाल उठाया गया। अब फेसबुक और ट्विटर पर तनकीदी बयानात शाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वो शख्सियात कौन है जो इन्हें उठा रही हैं, और अगर इन्हें उठा रही हैं और इन्होंने कोई जुर्म किया है तो क्या वजह है कि इन्हें इस तरीके से उठाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर पुलिस गिरफ्तार करे, इनके खिलाफ FIR दर्ज करे, अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा करें और इन्हें सजा दिलवाएं। इस तरह गुमशुदा क्यों किया जाए? और अगर वो शख्सियात जिनका ताल्लुक कलदम तंजीमों से है वो सोशल मीडिया पर अभी भी मुतहर्रिक है, फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी बंद किया जाएगा? अगर ये लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इनकी गिरफ्तारी जाहिर होनी चाहिए, और अगर इन लोगों ने कुछ कानून के खिलाफ किया तो इसके लिए साइबर कवानीन मौजूद है। साइबर कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए, साइबर कवानीन को हरकत में लाया जाए। कवानीन के होते हुए कानून का इस्तेमाल ना होना लाकानूनियत के दायरे में शुमार होगा। हुकूमत पर सवाल उठेगा। जिस सूबे से ये गुमशुदा होंगे उस सूबे की हुकूमत पर सवाल उठेगा। वफाकी वजारत दाखिला पर सवाल उठेगा। इस पूरे मामले पर आज जियो न्यूज के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी सवाल उठाया गया था और मारूफ कानूनदान बाबर सत्तार साहब से राय ली गई थी। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हम कंसिस्टेंटली देखते आए हैं कि कानून के दायरे से बाहर आप एक्शन लेना चाहते हैं, बेशक वो बलोचिस्तान हो, बेशक वो बाकी मुल्क हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज उठा लेती हैं लोगों को। जो हमने कवानीन भी बनाने की कोशिश की उसमें भी मैक्सिमम कोशिश ये करती है रियासत कि वो इतना डिस्क्रेशन क्रिएट कर दे कि आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम के ऊपर किसी भी तरह बंद कर दें और आपको कोई सवाल जवाब ना करने पड़े। हमने ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में भी देखा, हमने एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट्स में भी ये बात देखी। फिर मिलिट्री कोर्ट्स बना दी गई सिर्फ इसी वजह से कि सवाल जवाब ना करने पड़े, रीजंस ना देनी पड़े कि आप किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं। सो ये तो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये कंसिस्टेंट हम पॉलिसी देख रहे हैं। दूसरी चीज फिर बात करने की आजादी की है, उसमें भी एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जब तक तो आप वो बात करें जो रियासत का व्यू पॉइंट है तब तक तो आप ठीक है। बेशक आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जल्द से जुलूस भी कर सकते हैं, आप बाहर निकल के बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्रिटिकल व्यू पॉइंट है जो रियासत की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है फिर आप एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर अगर आप ये बात करेंगे फिर आपकी पेट्रियटिज्म भी क्वेश्चन हो जाती है, आप की नेशनैलिटी, आपका मुल्क से प्यार, सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है, हर तरह का इल्जाम आपके ऊपर लगता है। और उसकी एक एक्सट्रीम वर्जन ये भी है कि अगर आप ज्यादा बात करें और ना चुप हो, आपको डराया धमकाया जाए फिर भी ना चुप हो, फिर आपको उठा लिया जाएगा। सो दोगला तो उस वक्त हो कि हमें लगे कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कह भी बड़ा क्लियरली रहे हैं और कर भी वही रहे हैं। ये बाबर सत्तार साहब का जवाब था, ये आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जहां हुकूमत बहुत सारे मामलात पर कंफ्यूज है जो आज के प्रोग्राम में हमने आपके आगे रखे। लगता है मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में भी कंफ्यूज है। वजीर दाखिला ने बड़ा क्लियर कहा था, हुकूमत आज कुछ और कह रही। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
आज हुकूमत ने फौजी अदालतों के हवाले से अपना इरादा और मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है फाइनली, मगर लगता है कंफ्यूजन ही है। फौजी अदालतों की 2 साल की आईनी मुद्दत गुज़िश्ता हफ्ते खत्म हो गई थी और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों की तौसी के लिए आईनी तरमीम पर मुशावरत शुरू की जा चुकी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खारजा उमूर से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जहाँ ये इत्तफाक हुआ कि पार्लिमानी जमातों के साथ फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर खजाना इसहाक डार, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवेद मुख्तार और मुशीर सलामती नासिर जंजुआ और सरताज अजीज भी शरीक थे। सबने इत्तफाक किया कि फौजी अदालतों ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब के नताइज को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया और मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशत गर्दी की इंतहा पसंदी के खात्मे में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये बात वाज़ेह हो कि पहले ये खबर आई थी गुज़िश्ता दिनों कि जिसमें वज़ीर दाखिला की तरफ से बयान आया कि कोई तौसी ज़ेर गौर नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स को तौसी नहीं दी जाएगी और अब ये जो मुकदमात इनमें थे वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में मुंतकिल हो जाएंगे। अब ये खबर आई है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और तौसी के हवाले से पार्टीज को एतमाद में लिया जाएगा। अगर इतना ज़बरदस्त काम किया जिस तरह की हुकूमत कह रही है तो फिर इतनी सुस्ती क्यों दिखाई गई ऐसे वक्त में जब मुल्क में दहशतगर्दी जारी है कि वो जो तरमीम थी वो लैप्स हो गई और अब दोबारा एतमाद में लिया जाएगा। पहले ही दूसरी जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? इसके एक्सपायर होने से पहले एतमाद में लेके नई कानून साजी के लिए तैयारी क्यों नहीं कर ली गई? अगर काम इतना अच्छा किया था मिलिट्री अदालतों ने तो वजारत दाखिला ने क्यों कहा कि ज़ेर गौर नहीं है और इनके मुकदमात पर हो जाएंगे? पहले वजारत दाखिला ने यह कहा, फिर ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया कि बड़ा जबरदस्त काम किया और आज तौसी की बात सामने आई है। क्या कंफ्यूजन है या फिर हुकूमत इस वक्त फैसला नहीं कर पा रही कि उसने करना क्या है? आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।